कुछ एडवर्टाइजमेंट चाहिए कि अप्लाई किया है किसी ने? जी। अच्छा, वो जो स्पेसिफिक फीमेल्स के। अच्छा, ये इन चीज़ों के ऊपर नजर रखा करें जहाँ भी है, जरूरी नहीं है कि पीएससी के अंदर है। अब उनकी ये तैयारी वहाँ पे भी यूटिलाइज होगी। जहाँ जहाँ पे आ रही है आप लोग जरूर उनके अंदर अप्लाई करें। ये जो अप्लाई फीस होती है ना, 400-500-600 मैक्सिमम यहाँ पर होती है, इससे नहीं घबराएं। ये बड़ी कड़वी लगती है, अभी भी हम पे करें तो लगती है, लेकिन अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। ये आप लोगों को जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो ये सारा कुछ मिला के एक मंथ का भी नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी पॉसिबल है आप लोगों की क्वालिफिकेशन पूरी हो रही है, वहाँ पे बिना सोचे समझे आप लोगों ने अप्लाई करते जाना। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करते जाए, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आप लोगों को उनमें से कुछ आप लोगों को एक ही चाहिए तो वो मिल जाए। हमने लास्ट टाइम जो कुछ पढ़ा था वहां तक कोई मसला है? ठीक, तो वो आई होप कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात, हम उसको आज जो लेक्चर प्रोसीड करने लगे उसमें फिर दोबारा वही चीजें मैं आप लोगों से पूछ भी लूंगा, फिर बता भी दूंगा, तो कवर हो जाएंगे। ठीक है, मार्कर। अच्छा, हमने ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज के सिटीज के हवाले से हेडक्वार्टर देखे थे, और हम एक ही टॉपिक के ऊपर 2 दिन लगा चुके थे। अब वो टॉपिक इतना वसी है कि नेक्स्ट भी इसी के हवाले से ही है। और एक चीज माइंड रखिए कि अभी जिस स्टेज के ऊपर आप लोग हैं, मैंने सब स्टूडेंट्स को एनालाइज किया है कि सारे इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं और स्ट्रगलिंग फेज में हैं। तो यहाँ पे अपनी तैयारी को ना किसी के साथ कंपेयर करना है और ना अपने आप को किसी को पीछे समझना है। बिलीव नहीं कि आप लोग बड़ी बेस्ट स्टेज के ऊपर हैं। ये आप लोगों की वो स्टेज है जो आप लोग ने आने वाले 2 सालों के बाद शुरू करना है। डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर 1 साल किसी के पास, अगली बार किसी के पास जाते मशवरे लेते, फिर मशवरे करके कभी एक डायरेक्शन में अपनी स्ट्रगल पुट करते, कभी दूसरी में। लेकिन आप लोग डिसीजन करके एक जगह के ऊपर आ गए हैं, एक लाइन में लग गए हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, आप अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, जो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, इन चीजों की जो आपको इम्पोर्टेंस फील होगी जैसे ही आप लोग 6 मंथ पढ़ते हैं, 1 साल आप लोगों की तैयारी करता है, देन आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि हमें क्या क्या आता है और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो तो हमने ऑलरेडी कवर किए। ठीक है, ये अकेडमी आप लोगों को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, एक वे दे रही है जिसमें रह के आप लोगों ने पढ़ना है। हमने यहाँ आप लोगों को गाइड कर देना है, 2-4 चीजें बता देनी है, उनको प्रिपेयर करना है, उनको मेमोराइज करना है, वो आप लोगों ने करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जो हम आज पढ़ेंगे, आप लोगों को वो भी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो मैंने अपनी आसानी के लिए बनाए होते हैं, ताकि क्योंकि हर लेक्चर है वो प्रिपेयर करके आप लोगों को डिलीवर करना पड़ता है, तो वो उनमें से भी अगर मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, उनको पढ़ लेना, जहाँ जहाँ से फिर समझना है फिर भी मैं अवेलेबल हूँ आपको क्लास के अंदर, क्लास के बाद जहाँ भी जैसे भी दिल करे आप लोग उनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट थी, उनके क्या पढ़े थे, हेडक्वार्टर पढ़े। ठीक है, वो हमने न्यूयॉर्क में, लंदन, रोम, जहाँ जहाँ मौका मिला था उनको एक शॉर्ट लाइन्स के जरिए कवर किया। ठीक, अब ऑर्गेनाइजेशन वही है, अब उनकी थोड़ी सी आगे जो 2 से 3 हर ऑर्गेनाइजेशन के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी मोस्ट रिपीटेडली में के अंदर पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। वैसे एनजीओ जो हैं वो लातादाद हैं, हम सबको नहीं कवर कर सकते, लेकिन उनको कवर करेंगे
जिनसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड सवाल भी बहुत हैं और सारी चीजें बहुत हैं, लेकिन हम उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हर एनजीओ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले एक एनजीओ का जिक्र किया था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका पता है कि अगर हम इसकी लाइन पढ़ें और हम अपनी उस लाइन को याद करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे लगता है, इसके अंदर वर्ड आया है चिल्ड्रन इमरजेंसी। पक्की बात है, ठीक है। इसमें हमने एक लाइन बनी थी कि यूएन गिव फंड, ठीक। बस ऐसे ही आप लोगों ने क्या घर बैठ के नहीं भी पढ़ा, यहाँ सुन लें दोबारा से याद। अब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूनिसेफ, ठीक है। ये इमरजेंसी। अब इसके आप लोग अपने बुक्स जो आप लोग नोट कर रहे हैं उनके ऊपर एक तो ये लिख लें कि एस्टेब्लिश्ड, इसको छोड़ दें, उसके बाद मेंबर्स, पर्पस। एक लाइन के ऊपर जिस एजेंसी का मैं नाम बताऊं वो लिखनी है, लिख लिया उसके लिए 3 लाइनों में ना इस तरीके से ये चीजें लिखनी। यही चीजें हमने आने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमसे पॉसिबल हो सकेगी उनकी डिटेल देखनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ईयर डिफरेंट है, उनके मेंबर डिफरेंट हैं, तो इस तरीके से। अब ये यूनिसेफ है, अब याद रखिएगा मैं इनके सीईओ या जो इनके हेड्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि वो चेंज होते रहते हैं। जब आप उनका पेपर है, मैं यहाँ पे कोई एक किसी का नाम लिख दूं और वो अपडेट हो, आप लोगों के तैयार करने का फायदा नहीं। जो आज है हो सकता है वो अपने लास्ट लास्ट मंथ में चल रहा हो, तो वो जब आप लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहां पे इनके हेड भी करंटली प्रेजेंट टाइम के हिसाब से याद करें, वरना आप लोग अब भी करेंगे दोबारा भी करने पड़ेंगे और वो डबल माइंडेड हो जाएंगे, हमने वो पढ़ा था अब यहाँ पे कौन सा पेपर है, ठीक है। तो यूनिसेफ की बात करेंगे। अब सबसे पहले जो है ये एस्टेब्लिश का जो ईयर है वो कौन सा है, ये 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश। अब यहाँ पे ना इन एनजीओ को हम किसी शॉर्ट फॉर्म एनजीओ की जो डेट्स हैं ना कोई शॉर्ट फॉर्म से तैयार कर सकते हैं। ये है आप लोगों की रेपिटेशन है, ये आप लोगों की मेमोरी है। 11 जी 1946 के अंदर, ठीक है, 11 दिसंबर 1940। और इसमें आप लोग ये देखें कि मोस्टली 80% 70% ये होता है कि ये जो 11 दिसंबर है ना ये कम पूछा जाता है। दिसंबर जी, ठीक है। तो ये जो 11 दिसंबर है ना ये कम पूछे जाते हैं, जो इनका ईयर है ना मेन उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है क्योंकि ये साथ आ गया है, आप पढ़ लें। इनके 1946 मोस्टली जो भी पेपर हैं वहाँ पे आप लोग सवाल देखेंगे, ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर ये सवाल होता है। 1946 यूनिसेफ का है। अब ये बनी क्यों थी, बल्कि उससे पहले ये है कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, कितने मेंबर इसके जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। अब आप लोगों से तो पूछे कि इस अकेडमी में कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा, इस तरीके से यूनिसेफ को भी कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है। वो कितने हैं, 191, ठीक है। तो 191 कंट्रीज ने जो है वो यूनिसेफ को ज्वाइन किया, ठीक। अब इसकी डिटेल्स हैं, इसकी जनरल असेंबली है, इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके अगर हम हेड्स की बात करें तो ये पूरा ट्री बनता है, फिलहाल वहां तक नहीं, ठीक है। अच्छा, हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की बात, सिंपल पढ़ लें प्यार हो जाएगा, हौसला होगा, अप्रिसिएशन होगी, देन हम मुश्किल की तरफ चलेंगे। 11 दिसंबर को बन गई 1946 में, 191 मेंबर हैं। अब मकसद क्या था, बनी क्यों थी, इसके नाम के ऊपर फोकस करें कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये बच्चों के लिए कोई ह्यूमैनिटेरियन एड थी कि जो डेस्टिट्यूट लावारिस बच्चे होते हैं या जिन बच्चों का
ख्याल करने वाला, उनकी एजुकेशन, उनकी खुराक, उनके रहने सहने, उनके शेल्टर के प्रॉब्लम्स, लावारिस बच्चे जिसको डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन कहते हैं, जैसे यहाँ पे बैक साइड पे स्वीट होम बना हुआ है, ठीक। तो इस किस्म की जो बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन उन्हें छोड़ देते हैं, वालिदैन किसी न किसी हादसे में चले जाते हैं, देन वो बच्चे इस दुनिया के रहमो करम में रह जाते हैं। उनको सहारा देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम यूनिसेफ। ओके, 1946 में बन गई थी, 191 मेंबर्स थे, बनाई गई थी बच्चों जो लावारिस बच्चे होते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनको एड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। WHO ठीक है, ठीक हो गया, ये एक एजेंसी। सेकंड पे आते हैं, WHO है, ये लिख लिया आपने, ठीक। और इस बात के ऊपर भी परेशान नहीं होना कि लिखा है याद तो नहीं जी। और इस जो इसकी पूरी लाइन होती है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि स्टैंड फॉर, ठीक, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और मुझे याद हो जाता है, परेशान नहीं, फंड, ठीक हो। अब आगे है डब्ल्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी एब्रिविएशन क्या है, हेडक्वार्टर का भी बता दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, डब्ल्यू से शुरू हो रही है और ठीक। तो ये अप्रैल 07/90/14, इसका मकसद वैसे माइंड में आ रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना आया था हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो कोरोना का जो कोविड-19 नाम था किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, इसी ने करवाया। क्यों? इंटरनेशनल लेवल पे जो हेल्थ इश्यूज हैं, ये जितनी भी हमारी सेहत से रिलेटेड कंपेन्स हैं, वो UN के अंडर WHO चला रही है, ठीक है। इसके जो टोटल नंबर हैं वो 194 है, उसके 191, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आपके, वो 191 WHO हो गया 194, अब भी परेशान नहीं होना, अभी हौसले से पढ़ते जाए, इनका भी हल निकाल, ठीक है। अब इसकी जो बेसिक हम कह रहे हैं पर्पस था, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, वो थी डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल हेल्थ विद इन UN सिस्टम, कि एक को हमने कोऑर्डिनेट करना है, उसको डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर ड्रामों का सुना होगा आपके, ठीक, कि उस डायरेक्टर का क्या रोल होता है। मुझे डायरेक्शन दी गई थी कि आपने यहाँ पे इस क्लास को जनरल नॉलेज की क्लास में, मुझे डायरेक्ट किया गया था, ठीक, मतलब आपको हिदायत देना, इंस्ट्रक्शन देना। तो ये क्या करती है, डायरेक्ट भी करती है, कंट्रोल भी करती है, कोऑर्डिनेट भी करती है। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ के मिसाइल, हेल्थ के प्रोग्राम, तो उनको किसने करना है, WHO। बनी कब थी, 1948 में। अप्रैल नहीं भी याद होता कोई मसला, इतना इसके ऊपर में फोकस करें। मेंबर इसके 190, ठीक है। बेसिक इसका पर्पस माइंड में रखना है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के हम 5 से 6 सवाल कवर कर रहे हैं, ठीक, हम इनको डिटेल में पढ़े, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल, लेकिन जितना डाइजेस्ट कर सके हम उतना करें। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये पूछी जाती है या ये पूछी जाती है, मकसद हम क्लिक कर जाते हैं कि किस मकसद के लिए बनी है, वो उसके टाइटल से, ठीक हो गया। 194 माइंड में रखना है, 48 माइंड में रखना है,
ये सारी ऑलमोस्ट चलेंगी 1900। ठीक हो गया। एक आगे जाके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आएगी, उसके लिए मैं आप लोगों को एडवांस बता दूं कि वो यूएन के अंडर वो एजेंसी है जो यूएन से भी पहले बनी 1919 में। ठीक है, ये सवाल मैंने बताया क्यों है कि पेपर के अंदर हमेशा ये पूछा जाता है कि वो कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो यूएन से भी पहले बनी थी, तो वो कौन सी थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन की ये एक एजेंसी है। जी, ILO की हम आ रहे हैं, थोड़ा सा होशियार। अब ये 1945 की एस्टेब्लिश हुआ। यूनेस्को को यूनेस्को कैसे कहते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बता दो क्यों? जिन लोगों को वैसे याद है, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों को इनके ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर वैसे याद है, वो वैसे भी याद रखें, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई हुई है उनको लाजमी माइंड रखें। मैं आप लोगों को इसका एक फ्रेश एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी इसके लिए हम कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते थे। आगे जाके हमने जितनी चीजें पढ़नी है, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म से पढ़ाया जाए। ये इसी सैटरडे को मेरा पेपर था लाहौर के अंदर डिपार्टमेंटल, तो उसमें हमारे ऑर्डिनेंस, हमारे एक्ट, पंजाब सिविल सर्विस के रूल्स और ये चीजें बड़ी तरतीब के साथ होती हैं, और ये इतनी कम्प्लेक्स होती हैं इनकी तरतीब याद करना कि ऑर्डिनेंस नंबर 1 उसका सेक्शन ए, उसका रूल 5। अब तरतीब भी याद रखनी है, उसका मकसद भी याद रखना है, और वो किस नंबर के ऊपर लाई कर, ये भी याद रखना है। मैंने सेम इन शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर इसकी 3 से 4 शॉर्ट फॉर्म्स बनाई। बिलीव नहीं कि मैंने 26 से 30 क्वेश्चन थे वो इन 3 लाइंस के ऊपर अटेम्प्ट किए पेपर के अंदर। ठीक है, अब वो उसके बाद आने वाले टाइम के लिए मेरे माइंड में है कि ये मुझे अगर 3 लाइंस आती है, मैं किसी भी वक्त इन क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म्स को हमेशा माइंड में रखना है, ये आप लोगों को किसी भी कम्प्लेक्स सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एजुकेशन आ गया है, और हमने एजुकेशन और एक और वर्ड पढ़ा था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो कहाँ पे होगी? पेरिस के अंदर। ये 45 के अंदर एस्टेब्लिश हुई है, और इसके भी जो मेंबर्स हैं वो 194 के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज आ गया है? कल्चर आ गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये एजुकेशन के ऊपर भी वर्क करती है, ये कल्चर के ऊपर भी वर्क करती है। इसने साइंटिफिकली तौर पे जितनी भी वर्किंग हो रही है उसके ऊपर भी इसने वर्क, ठीक है, इसने मुख्तलिफ रिसर्चेस करनी है। अब यूनेस्को के हवाले से क्या होता है कि बहुत सारे हमारे विजिटिंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे आसार कदीमा हैं। आसार कदीमा का माइंड वर्ड अगर माइंड में आता है तो हम कहाँ पे चले जाते हैं? मोहनजोदड़ो में चले जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है कि ये आसार कदीमा जो है ना वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज जो एसेट्स है ना उनकी लिस्ट में आते हैं। ठीक है, हमारा एक सिंध के अंदर एक ग्रेवयार्ड है, शायद मकैनली या मकाली के नाम से है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में आता है। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी कल्चर्स हैं उनको, जो पुराने कल्चर्स हैं उनकी आगे जितनी भी तरवीज हो रही है, उनको जितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है या प्रिजर्व किया जा रहा है, या उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिहाज से ये अपनी सारी वर्कें करते रहे। यूनेस्को और यूनिसेफ ये हमेशा जो है वो, अगर एक सवाल उससे नहीं आता तो यूनेस्को या यूनिसेफ ये इनसे आ जाता है। ये 1945 में 194 मेंबर्स हैं, और ये क्या कर रही है? हमें ओवरऑल हमारे कल्चर, एजुकेशन के ऊपर या जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं उनको कवर है। ठीक है, ये इनकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं, अगर कोई बंदा मिस कर रहा है, किसी से नहीं लिखी जा रही, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म अब इस टाइम अगर आप लोग नहीं भी लिख रहे, ये 40 मिनट्स हैं, इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा ना लिख सकते हैं ना आप लोगों के क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। इस बात के लिए एडवांस से सॉरी कि ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जो है वो फिर इसको थॉरली जहाँ पे आप लोगों की ब्लैंक्स रहेंगे आप लोग इनको फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इसके अंदर डेवलपमेंट का वर्ड आ गया है, ठीक। तो ये आप लोगों ने अपनी वो लाइन याद रखनी है जहाँ पे भी डेवलपमेंट की बात थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लाई कर रही है, तो हमने उसको कहाँ पे पहुंचा लेना है, उसी कंट्री में उसका हेडक्वार्टर होगा। फिर ये 3 से 4 बातें कि वो बनी कब थी, ये सवाल बनी कब थी और उसके मेंबर्स, ये हम लोगों को मस्ट याद होना चाहिए। इन्हीं से सवाल आएगा, इससे हट के ऑर्गेनाइजेशन को इतना डीपली नहीं देखा जाता, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो बनी कब थी, पर्पस शायद पूछ लेते हैं, या फिर उसके टोटल करंट मेंबर्स, हमेशा इनके मेंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज हमने सर्च किए, ये निकले, आपने एक मंथ बाद हो सकता है कोई ड्रॉप कर गया हो, कोई नया मेंबर जिसने ज्वाइन कर लिया, तो ये इनकी जो है वो आपने करंट इंफॉर्मेशन याद रखें। लेकिन मोस्टली जो है वो इनके अंदर एडिशन होती है या कोई मेंबर छोड़ता है तो वो इशू जो होता है ना वो बड़ा हाईलाइटेड होता है, वो मंजर आम के ऊपर आ जाता होता है। अच्छा, ये बड़ी आसान है क्योंकि ये 1965 में जंग के हवाले से याद रख लीजिएगा। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में आई थी, और ये ना अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये है जिनको कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कंट्रीज के अंदर सर्व कर रही है। अब ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जी, तो इसने क्या करना है, कंट्रीज के अंदर जाके सर्व करना है। हम इसका ये देखेंगे, इसके मेंबर याद करने की जरूरत नहीं है ना, वो ये पूछते हैं कि ये कितने कंट्रीज के अंदर है, ये सर्व करिए। वैसे ओवरऑल हम कह रहे हैं कि इसने जो इसका सर्विंग एरिया है ना वो ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज जो है ना, इनके अंदर ये अपने प्रोग्राम, अपनी जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ना उनको वहां पे लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इसके एग्जैक्ट मेंबर इस किस्म की बात वो सवाल नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोग्राम है, इसलिए किसी कंट्री के अंदर अपने बेनिफिट्स जो है वो जाके देने। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक डेवलपमेंट प्रोग्राम की पूरी एजेंसी बनी हुई है जिसके एक स्ट्रक्चर है, और ये ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज के अंदर क्या कर रही है, सर्व कर रही है। इसका मकसद क्या है कि पॉवर्टी को एरेडिकेट करना, खत्म करना, इनइक्वालिटीज जहाँ पे हैं, जैसे हम कहते हैं कि फीमेल्स और मेल्स के राइट्स बराबर होने चाहिए। अच्छा, एक वर्ड होता है इनइक्वालिटी, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी, दो अलग अलग चीजें। इक्वालिटी, इक्विटी जी, बराबर नहीं है। यस, इन्होंने बड़ा बात को अच्छे से समझा है कि इक्वालिटी हम सबको इक्वल दे, 50 अगर एक बंदे को मिलना है तो अदर को 50। एक होता है कि उसकी जरूरत के मुताबिक से दिया जाए। सपोज ये विंडो है और यहाँ से बाहर कोई एक इवेंट हो रहा है और यहाँ से खड़े होकर दो बच्चों ने वो इवेंट देखना है, तो हम कहेंगे कि दोनों बच्चे जहाँ से आके देख सकते हैं, हमने उनको इक्वल राइट दे दिया है। लेकिन एक बच्चे की जो हाइट है वो बहुत छोटी है, दूसरे की हाइट बड़ी है, वो यहाँ से देख सकता है। हक तो हमने दे दिया लेकिन दूसरा तो उसको यूज ही नहीं कर रहा। इक्वलिटी आ गई, इक्विटी नहीं आई। हम कहेंगे कि हम उसको जो है वो थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, ताकि वो भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग है वो अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सके। ठीक है, इसका भी मकसद ये होता है कि जहाँ पे इनइक्वालिटीज हैं, जहाँ पे इक्विटी के मसाइल हैं, उनको हल करना, पॉवर्टी है उसको खत्म करना। इस तरीके से और ऑल ओवर जितने भी जहाँ भी ये अपने प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक को बेनिफिट दे सकते हैं, ये अपने हद पर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करते जाएं क्योंकि ये ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज का वर्ड सुना हुआ है, क्या होता है? यूएनएचसीआर। अच्छा, इसमें हेडक्वार्टर को भी बता दें, वो क्यों? हमने एक वर्ड इसके अंदर बताया था रेफ्यूजीज का,
ये हमारी थर्ड ट्रिक थी। हमने न्यूक्लियर वेपन्स, रेफ्यूजी वेपन, ठीक है। तो ये कहाँ पे इसके अंदर से अपना एक और जो है ना वो रेफ्यूजीज को डिनोट कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, अब ये बनी कब थी? ये 1950 के अंदर। रेफ्यूजीज वो होते हैं जो लोग किसी मजबूरी की वजह से किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, या जैसे हम कहें कि पार्टीशन हुई थी, महाजरीन हमारे मुल्क में आ गए थे, हमने उन्हें पनाह दी थी, उनके डिफरेंट किस्म के मसाइल थे, फूड नहीं थी, शेल्टर नहीं थे, वो लोग लावारिस थे, उनके पास अपना कुछ नहीं था, उनको पनाह चाहिए थी, लाइफ सेविंग, तो वो प्रोवाइड। ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है, इसका भी यही काम है। ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे किसी किस्म के मसाइल का शिकार हैं, हमने उनको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब इसके मेंबर्स की बात करें तो ये भी वर्क कर रहे हैं कितने कंट्रीज के अंदर? 136 कंट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं। ये रैंडम नहीं होते, ये एग्जैक्ट नहीं होते। हो सकता है किसी कंट्री के अंदर एक साल काम किया हो, दोबारा होने की जरूरत ना पड़ी। 1950 याद रखें, इसका पर्पज आप याद रखें फिलहाल के लिए। अच्छा जी, ये रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग, जी महाजरीन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि पार्टीशन के टाइम 1947 में कुछ लोग यूनाइटेड इंडिया की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, वहां से ट्रैवल करके किसी भी हालत में पाकिस्तान पहुंचे थे, तो उनकी जो प्रोटेक्शन थी, उनकी लाइफ सेविंग थी, उनकी फूड थी, शेल्टर थी, ये सारे मसाइल उन लोगों को, तो जी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, जी अच्छा। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। IMF और जिनकी मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, लेकिन इनका हेडक्वार्टर बताया था वाशिंगटन में, ठीक। अब ये कब बने थे जी? 47 की बात कर रहे हैं, ये 44 में बने। इनको इकट्ठा याद करना है आप लोगों ने कि ये दोनों जो हैं एक ही एग्रीमेंट के तहत बने थे, और ये दोनों 1944 में बने थे, ठीक है। जो है IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF का वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो हमारे मुल्क की तरफ से इनिशिएटिव चलते आ रहे हैं, उसकी बेस पे माइंड होगा कि IMF का काम क्या करना है। इनके मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ IMF के 190 हैं, और इसके 190, और वर्ल्ड बैंक के 190। ये डिफरेंस है, बाकी बने सेम जेआरएफ से। अब IMF का काम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, तो जो कंट्री पैसों की हालत में कमजोर हो जाते हैं, फाइनेंशियल तौर पे कमजोर हो जाते हैं, जैसे हमें अब कर्जा लेना था, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हम अपने आने वाला बजट नहीं बना सकते थे, हम आने वाले साल के खर्चात नहीं उठा सकते थे, हमें क्या करना पड़ा? IMF के पास जाना पड़ा। उन्होंने हमारे ऊपर कुछ शराइत लगाई और हमें कर्जा प्रोवाइड किया। ये जो भी कंट्री इकोनॉमिकली तौर पे डिफॉल्ट होने के करीब होते हैं, या उनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, तो उन कंट्रीज को क्या करते हैं? इकोनॉमिक एड देते हैं, ठीक है, माशी इमदाद देते हैं, मेन इनकम, ठीक, इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करते हैं IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी। इनकी अपनी कुछ शराइत होती हैं, वो कंट्री जो उन शराइत के ऊपर पूरा होते हैं, ये उनके लिए एक प्लान बनाते हैं और उनको कर्जा प्रोवाइड
कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 से 7 8 और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं आप लोगों को इस शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। कल हमारी शेड्यूल क्लास है, लेकिन मैंने लाहौर जाना है तो मैं अवेलेबल आप लोगों के लिए छोटी सी असाइनमेंट लगा के जाऊँगा, और उसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा वर्क करके आना है, एक तो ये पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया और प्रीवियस 2 लेक्चर्स एनजीओ से रिलेटेड आपके सवाल आज से आने वाले टाइम में पेपर्स के हवाले से 90% सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर भी मुश्किल नहीं थी, ये दोनों वैसे 94 में आ गई थी, एक तो हमने 65 में पढ़ ली, 50 में पढ़ ली, यूनेस्को 46 में पढ़ ली और एक यूनिसेफ 45 में पढ़ ली। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फेमिलियर जेयर में आप 2-4 मरतबा इनको पढ़ेंगे तो याद। अब जो आप लोग अकेडमी का काम करते हैं उसके लिए आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता दूं, पढ़ने के लिए और तैयार करने के लिए आज 2 पेज लिखे हैं ना, 2 कल लिखे थे, जब आप आज वाले 2 पढ़ने बैठे ना या लिखने बैठे, जो प्रीवियस थे ना उनको एक नजर पा लेना, हर रोज की एक हैबिट बनाए, 2 से मिनट भी ज्यादा नहीं लगेंगे आपको पीछे वाला रिवाइज करते हुए, ऐसे सरसरी नजर के बाद वो देख के अगला काम स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनेगा और अंदर के लिए आप लोगों के माइंड में चीजें फ्रेश होंगी। ठीक है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें हम मजीद कोशिश करेंगे कि मैं इनके लिए आसान से आसान तरीका अख्तियार करें, जिसमें आप लोग एक ही सेंटेंस से छोटी सी चीज़ से आप कुछ बड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद आपको नहीं करना, हमने आपको बताया ये आप लोगों को चाहिए तो जी, तो ग्रुप है कंबाइन है, अलग अलग है, तो उसके कौन है? मैं सर को भेज दूंगा, सर आप लोगों ने सब चेक कर, ठीक हो।